मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले। अब कुछ हेलो। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। या मरिए। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? इंडिया चक दे, हो चक दे इंडिया, चक दे, हो चक दे इंडिया। हेलो। हो चक दे इंडिया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग गुंजन, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग अलाइस गुप्ता, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग यशु, वेरी गुड इवनिंग वैभव, वेरी गुड इवनिंग हिमांशी। कैसन बा? बहुत बढ़िया बा सौरभ, तुम बताइन बा कैसन बा? सर जी आज तो अलग लग रहे हैं। ओ
ओ माय गॉड, आज मैंने बाल सही से भाई नहीं हुए ना, आज मैंने बाल सही नहीं किए हुए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे मतलब क्या, नालायक हो तुम, पढ़ने से मतलब रखो। चलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गला तो यार खराब ही है ये ना, मेरा हर साल ऐसा होता है जब क्लासेस ज़्यादा हो जाती है ना, तो 1 डेढ़ हफ्ता ही ऐसा ही रहता है। चलो जी, आओ जी, फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ। सर हेड को थोड़ा अच्छे से डीप करा देना प्लीज, थोड़ा स्लो चलना। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार आज हमें डिस्कशन ये थे भाई, सैलरी स्टार्ट करें या कैपिटल गेन करें। फिर मैंने कल सोचा हम इतना लड़ क्यों रहे हैं भाई, इस बात पे लड़ाई ही क्यों हो रही है। कैपिटल गेन भी करना है, सैलरी भी करना है, अदर सोर्स भी करना है, तो जो मर्जी पहले करने करने तो तीनों ही है। तो फिर मैंने कहा यार, बच्चे हाथापाई आपस में कर रहे थे, कोई मतलब थोड़ा बनता है। मतलब उनका कहने का तो ये होना चाहिए कि सर कुछ भी करा दो, करने हमें सारे ही हैं। ठीक है। तो फाइनली आज हमने डिसाइड कर दिया है कि आज हम सैलरी का चैप्टर अपना हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम सैलरी कंप्लीट करेंगे, देन फिर कैपिटल गेन को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आज। ठीक है जी। तो आज हम सैलरी वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आज हम सैलरी वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम सैलरी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब फटाफट से एक बार मेरे को रिवीजन करनी है। शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ जी, बिल्कुल शांत हो जाओ जी। ठीक है जी, आ जाओ, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारांश बुक आपके सामने मैंने ओपन की हुई है। अरे सारांश में ना कुछ बातें इन्होंने थोड़ी सी कम दे रखी हैं, और क्लास में हमने पूरा का पूरा कर रखा है। तो मैं पूरा का पूरा ही रिवाइज कराऊंगा, जहां जहां इन्होंने बातें कम दे रखी हैं मैं आपको एडिशनल बातें बता दूंगा। ठीक है ना। तो हमें सारांश को फॉलो तो करना है, बट जहां हमें लग रहा है कि इसमें बातें कुछ कम दे रखी हैं तो मैं आपको बता दूंगा, वो भी हम कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है जी। पीजीपी भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पीजीपी भी करेंगे। बट इससे ज़्यादा मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, मतलब मेरी आवाज़ से तेज़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर मैं तेज़ बोलूंगा पता लगे मैं तुम्हारी क्लासेस ही लेना बंद कर दूं। ठीक है ना। तो डॉक्टर ने बोला है वैसे गले को आराम, बट मेरे अंदर भी वो कहते हैं दिक्कत है। ठीक है, आराम अब मेरे से दिया जाता नहीं है, तो इसलिए जिस वॉइस के अंदर बोल रहा हूँ उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ रही होगी, सुन भी रही होगी। ठीक है ना। चलो आओ जी। हाँ रोशनी, इसी तो सब कुछ है, रोशनी को सारा आता है। रोशनी के सामने बताओ किसी की चली है क्या। ठीक है जी। चलो पंकज बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते यार, हमें 1 घंटा मिलता है, उस 1 घंटे को हमें यूज करना है। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सैलरी का, सॉरी स्टार्ट हमें करना है सैलरी का। एक बार पहले फटाफट से थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूँ कि सैलरी में हमने क्या क्या क्लास में कंप्लीट किया था, ताकि हम सैलरी के चैप्टर की रिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत नहीं करनी है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर हेलो सर, नवंबर 24 बैच स्टूडेंट, आज आपको देखा नहीं इसलिए यहाँ पर आ गए। ये लो देख लो, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। जाओ पढ़ पढ़ लो जाके, यहाँ मई वाले बच्चे बैठे, इनको मत्था टेक के जाओ, तो मेरे सीनियर हैं ये। ठीक है, इनसे ज़्यादा हाथ पैर नहीं करने, चलो चलो जाके पढ़ो, चलो नालायक। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब सैलरी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो एक बार सैलरी की ना फटाफट से रिकॉल करते हैं, हमने सैलरी में क्या किया था। पहले एक बात मेरे को बताओ, सैलरी का चैप्टर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। अब यहाँ पर मैंने कहा था सैलरी का चैप्टर हमारा सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट होता है, और सेक्शन नंबर 17 पर हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर एक सेक्शन मैंने कहा था सेक्शन नंबर 10, ये हमारा सैलरी का नहीं है बट सैलरी से लिंक करेगा जी। ठीक है, ये हमारा सैलरी का नहीं है बट सैलरी से लिंक करेगा। अब एक बात बताओ, 15 to 17 हमारा सैलरी का है। उसके बाद फिर मैंने कहा था सेक्शन नंबर 10 हमारा सैलरी का नहीं है बट सैलरी से लिंक करेगा। बट सैलरी का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको मैंने बताई थी। अब याद करो वो बेसिक बेसिक बातें मैंने क्या बताई थी। पहली बात तो मैंने बताई थी कि अगर पैसा देने वाला, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला इन दोनों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल करोगे, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं करोगे। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो एक्स ने वाई को पैसा दिया है, तो वाई के हाथ में सैलरी का चैप्टर ना
तभी एप्लीकेबल करना, वाई के हाथ में सैलरी का चैप्टर तभी एप्लीकेबल करना अगर वाई और एक्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। एक बात मेरे को सोच के बताओ, तुमने मुझसे कोचिंग ली, तुमने मुझे पैसा दिया, पैसा मेरे हाथ में आया, देने वाले कौन तुम, लेने वाला कौन मैं, बट क्या ये मेरी सैलरी की इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि ना तुम मेरे एम्प्लॉयर हो ना तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तो ये इनकम जो है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। बट एक बच्चा कहता है सर आप हमारे एम्प्लॉय तो हो। मैंने कहा कैसे? हम आपको हुक्म देते हैं सैलरी कराओ, आप सैलरी कराते हो, हुक्म बोलते हैं कैपिटल गेन कराओ, कैपिटल गेन कराओ, रात को बोलते हैं 9 बजे आओ 9 बजे आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वो मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ प्यार में, बट अगर कल तुम मेरे को बोलोगे भाई गाबे चाय लेके आ, दूध लेके आ, वो तो नहीं मानूंगा ना। तो इसलिए मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरी प्रोफेशनल की इनकम है, मैंने तुम्हें प्रोफेशनल सर्विस दी है, इसलिए मुझे जो फीस मिली है वो मेरी पीजीपी की इनकम होगी, सैलरी की इनकम नहीं होगी। तो पहली बात क्या निकल के आ रही है? पहली बात, अरे पंकज क्लास में पूछ लेना ना, अभी रिवीजन चल रही है नालायक। नवंबर 24 वालों को अगला बैच कौन सा, अगला चैप्टर कौन सा कराओगे? इधर देखो ध्यान से। तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि भैया पैसा देने वाला लेने वाला इन दोनों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तभी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा फिर पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि मान लो पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है और पैसा लेने वाला एम्प्लॉय है, ठीक है जी। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया है तो एम्प्लॉयर के हाथ में क्या हो गया? खर्चा हो गया। एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगी? इनकम हो गया। अपने बोल देना, अब एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चा, एम्प्लॉय के हाथ में इनकम है, तो सैलरी का चैप्टर हमें इन दोनों में से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए? हाँ जी, सैलरी का चैप्टर हमें इन दोनों में से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? जल्दी बताओ फटाफट से। सर पहले अच्छे लगते थे, अभी जवान अभी जवान लग रहा हूं, तुम्हें बुढ़ापा अच्छा लगता था मैं, है? जिस दिन ये कटवा लूंगा ना मूछ भी, तुम्हारे से छोटा लगूंगा मैं। ये तो तुम शुक्र बनाओ मैं मूछ नहीं कटवा रहा, कहीं तुम्हें अपने ऊपर शर्म ना आए कि भैया हम बड़े लग रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, फटाफट से बताओ जी। अब ये चैप्टर एप्लीकेबल किसके होगा जी? ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा एम्प्लॉय के ऊपर। जितने भी सेक्शंस हमें पढ़ने हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉय के हाथ में एप्लीकेबल होंगे, सिंगल सेक्शन भी एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये निकल के आ रही है। फिर तीसरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को जो पेमेंट करेगा, यहाँ पर एक लाइन मैंने आपको याद करवाई थी, याद करो। यहाँ पर मैंने कहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाती है। पेमेंट दो तरह से होगी, या तो होगी कैश या वो क्या होगी? नॉन कैश। अच्छा, अगर वो कैश होगी तो नॉर्मली क्या बोलेंगे? अलाउंसेस। अगर वो नॉन कैश होगी तो नॉर्मली क्या बोलेंगे? परक्यूसिट बोलेंगे। अलाउंस का ट्रीटमेंट सेक्शन 10 में होगा, परक्यूसिट का ट्रीटमेंट सेक्शन नंबर 17 के अंदर होगा। तो ये सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं, ये बेसिक बातें हैं। अब ये सारी बातें में समझ में आ गई भाई सैलरी में कौन कौन सी इनकम आती है। तो सबसे मेन क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो इनकम एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में टैक्सेबल है, बट टैक्सेबल हमें करनी कब है? मतलब क्या हमें सैलरी ड्यू बेस पे टैक्सेबल करनी है, क्या हमें सैलरी रिसीव बेस पे टैक्सेबल करनी है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी महीना कंप्लीट हो गया, 29 फरवरी का महीना कंप्लीट हो गया, फरवरी वाला महीना कंप्लीट हो गया, तो जितना भी मेरे ऑफिस में स्टाफ है उनकी सैलरी कल ड्यू हो चुकी थी। आज एक एम्प्लॉय को सैलरी मैंने पे कर दी है और 2-3 दिन के अंदर मैं सारे एम्प्लॉय की सैलरी पे कर दूंगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ड्यू उनकी सैलरी पहले हुई है, रिसीव उनको बाद में हुई है, तो क्या ये सैलरी ड्यू बेस पे टैक्सेबल करे रिसीव बेस पे? तो गवर्नमेंट कहती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इट मींस अगर ड्यू पहले होगी तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी। सर आज आपने 2:30 बजे वाला क्लास नहीं लिया। सुहानी नहीं, आज 2:30 बजे वाला क्लास नहीं था एक्चुअली। मैं चलो ये अब यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। वैसे मैंने बताया था कि हमारी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब थी तो मेरे को अर्जेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, और थोड़ी देर पहले ही मैं वहाँ से वापस आया हूँ, इसलिए मैं इन बच्चों की रिवीजन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है जी, कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पर 2:30। ठीक है, चलो अब फटाफट से मेरे को बताओ रही। अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? हाँ, कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अब एक बात मेरे को बताना, अगर सैलरी ड्यू पहले है तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल है, अगर पहले रिसीव है तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर सैलरी ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो क्या वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होगी? नहीं। अगर पहले रिसीव बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो क्या वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी? नहीं। दोनों में से एक ही बेस पे टैक्सेबल होगी, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से इस बेस पे सैलरी टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन था, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि अगर मान लो आपको एडवांस सैलरी मिल गई है,
एडवांस सैलरी मिल गई, फॉर एग्जांपल अगले 4 महीने की सैलरी मुझे इसी महीने में एडवांस मिल गई है, तो क्या वो अभी टैक्सेबल करेंगे, बाद में करेंगे? अभी करेंगे, रिसीव बेस पे करेंगे, बाद में ड्यू होगी उस टाइम पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। फिर याद करो मैंने क्लास में कोविड वाला एग्जाम्पल लिया था। अब कोविड वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या कहा था जी? हेलो भाई साहब, कोविड वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या कहा था? कोविड वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉय को 4 महीने की सैलरी अभी नहीं दी, अगले साल में दी है, तो अभी वो 4 महीने की सैलरी अभी हम टैक्सेबल करेंगे क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है। रिसीव चाहे बाद में हुई है तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो जाएगी। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर अगला पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया कि अगर आपको सैलरी के एरियर्स मिल रहे हैं तो एरियर्स नॉर्मली वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होते हैं, बट अगर वो पहले टैक्सेबल नहीं होंगे फिर वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होंगे। बट सेक्शन 89(1) का रिलीफ आपको मिल जाएगा जब भी आपको सैलरी के एरियर्स मिलेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। तो एरियर्स वाले केस के अंदर मैंने कहा था जब भी आपको 3-4 साल के एरियर्स मिल रहे होते हैं तो एरियर्स आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे, बट सेक्शन 89(1) का रिलीफ मिलेगा। अब याद करो वो रिलीफ कैसे मिलता था? रिलीफ ऐसे मिलता था कि अगर मान लो सैलरी के एरियर्स आज आपको मिले हैं तो उन पे टैक्स कितना लगेगा वो निकाल लो। ये एरियर्स जिन सालों से बिलोंग करते हैं उन सालों में टैक्स कितना लगता है वो निकाल लो। फिर अगर आज वाला टैक्स ज़्यादा है, उन सालों वाला कम है, तो जो भी आप ज़्यादा पे कर रहे हो उतने का रिलीफ मिल जाएगा 89(1) में। ये सारी बातें हमने एरियर्स वाले केस में की थी, तो अब जाके सेक्शन नंबर 15 हमारा पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है जी। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। उसके बाद अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है? देन पॉइंट सेक्शन नंबर 15 के बाद सेक्शन नंबर 16 मैं डिस्कस करवा रहा हूं। पहले इन्होंने 16 बाद में दिया हुआ है, पहले हम 16 डिस्कस कर रहे हैं। अब एक बार फटाफट से आ जाओ। सेक्शन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैलरी के अंदर, तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो। अब अगर बात करता हूँ सेक्शन नंबर 16 की ना, तो सेक्शन नंबर 16 में 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो 16(1)(a) निकल के आता है, एक यहाँ पे 16(2) निकल के आता है, एक यहाँ पे 16(3) निकल के आता है। अरे सैलरी का भी फॉर्मेट है क्या? कोई बिल्कुल फॉर्मेट है, उसका हम क्वेश्चन करेंगे। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं रट लूंगा, हेलो रोहित शर्मा कौन है? रोहित वर्मा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम रट लोगे तो सैलरी का कोई फॉर्मेट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है, पीजीपी का भी एक तरह से फॉर्मेट है, कैपिटल गेन का भी है, सैलरी का फिक्स फॉर्मेट नहीं है। बट हाँ ये बता दूंगा कि सैलरी में क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, और एक क्वेश्चन सोल्व भी करवा दूंगा बड़े वाला क्वेश्चन कि सैलरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब अगर बात करता हूँ 16(1)(a), 16(2), 16(3), याद करो 16(1)(a) हमारा किसका है? ये हमारा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये हमारा 16(2) किसका है? ये हमारा है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। 16(3) हमारा किसका है? ये हमारा है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। अब पहली बात तो ये समझो, ये डिफॉल्ट स्कीम है और ये आपकी ऑप्शनल स्कीम है। डिफॉल्ट समझ गए ना? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? 115 BAC। हेलो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? 115 BAC। ऑप्शनल का मतलब जो 115 BAC में नहीं आते। अब डिफॉल्ट स्कीम सारे बच्चे हेलो, ये 16(1)(a) आपको मैंने कल अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताया भी था कि अब डिफॉल्ट स्कीम में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, ये डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, ये ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, बस ये पर ध्यान देना। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई, क्या कौन सी स्कीम के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं है क्या। पहला हमने पॉइंट कंप्लीट किया स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी जी? तो गवर्नमेंट कहते हैं जितनी भी तुम्हारी एनुअल सैलरी होगी, एनुअल सैलरी और 50,000 इनमें से जो भी लेस होगी ना उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी डिडक्शन माइनस तब करना, सबसे पहले ऊपर क्या निकालोगे? ग्रोस सैलरी निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? ग्रोस सैलरी निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे डिडक्शन, फिर आपकी यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, पहले क्या निकालोगे? ग्रोस सैलरी निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे डिडक्शन, फिर यहाँ पे आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल कर आएगी। इस तरह से आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, तो ग्रोस सैलरी हम कैसे निकालते हैं वो एक बात का मैटर है, बट डिडक्शन माइनस करनी है 3। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हें हर केस के अंदर माइनस करनी है। अब यहाँ पे ना कई बच्चों को डाउट आता है, सर जैसे मान लो उसने टैक्सेबल सैलरी मुझसे पूछ लिया, बट उसने ना ये नहीं कहा कि डिडक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या तो भी 50,000 माइनस करने हैं? ऑल केसेस, हर केस के अंदर करने हैं। जैसे तुम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर केस में ऐड करते हो ना, 4% तुम इनकम टैक्स में सेस ऐड करते हो ना, सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई ये हर केस के अंदर माइनस होगी, चाहे क्वेश्चन में बोली है नहीं बोली है, मैटर वो करता ही नहीं है, ये हर केस में तुम्हें माइनस करनी है, बस ये पता है। तो जब भी तुम्हारी ग्रोस सैलरी निकल के आ रही है, जब भी तुम्हारी ग्रोस सैलरी निकल के आ रही है, उसमें से क्या करोगे? 50,000 ऐसे माइनस करोगे, फिर आपके टैक्सेबल सैलरी निकल कर आएगी। इस तरह से आपको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, बस ये पर ध्यान देना। डन है। उसके बाद
फिर अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट पहली बात तो डिफॉल्ट वालों को मिलेगा नहीं, मतलब डिफॉल्ट वालों को ना मिलने का मतलब क्या है कि जो मिलेगा वो सारा टैक्सेबल है, उसमें से डिडक्शन माइनस नहीं होगी। फिर अगर मान लो ऑप्शनल स्कीम वालों को मिलेगा तो ऑप्शनल स्कीम वालों को इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी री, याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, डिडक्शन कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है दो केस, या तो ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे। अब अगर, हाँ बिल्कुल सही बात, रोशनी भाई साहब, रोशनी बहुत बढ़िया, रोशनी ने भाई साहब ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि अगर ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा हो तो फिर माइनस नहीं करनी, क्योंकि कंप्यूटेड का मतलब होता है सब कुछ माइनस कर दिया। ब्रिलियंट रोशनी, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। उसके बाद जी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले केस में है तो पहले हम क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस हम पहले जोड़ देंगे, जो मिलेगा यहाँ पर भी जोड़ देंगे, बट यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अब गवर्नमेंट वाले केस में माइनस कितना करेंगे, तो गवर्नमेंट वाले केस में माइनस करेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किस में से, तो सबसे पहला जितना भी आपको एक्चुअल में पैसा मिला वो, दूसरा 5000, और तीसरा गवर्नमेंट कहती है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इनमें से लेस वाले की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और बैलेंस एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, पहले आपने क्या कर देना है, सैलरी में जोड़ देना है, फिर डिडक्शन कितने की मिलेगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना, एक्चुअल हो गया 5000 हो गया, और बेसिक सैलरी का 20% हो गया, इनमें से लेस वाले की डिडक्शन मिलेगी, और बैलेंस तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। ये गवर्नमेंट वाले केस में निकल के आ रही है, और नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, फुली टैक्सेबल है। अच्छा याद आ रहा है मैंने तुम्हें कुछ क्लास में बताया था जी, याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ क्लास में कहा था, हेलो भाई साहब कुछ क्लास याद आ रहा है मैंने तुम्हें कुछ क्लास में कहा था, क्या क्लास में कहा था मैंने, कुछ मेरे को बताओ क्लास के अंदर मैंने तुम्हें क्या कहा था, हेलो भाई साहब मैंने तुम्हें कुछ क्लास में कहा था, क्या कहा था क्लास के अंदर, एम्यूजमेंट अलाउंस। इट मींस अगर तुम्हें एम्यूजमेंट अलाउंस दिया होगा तो एम्यूजमेंट का मतलब भी होता है मजा, और एंटरटेनमेंट का मतलब भी होता है मजा। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे को देखकर मजा लेना, जैसे आज मान लो तुम्हें मुझे देखकर मजा आ रहा है, अब कई बच्चे मेरे को देखकर आज मजे लग रहे हैं, भाई गावसर कैसे लग रहे हैं, भाई बंदर से लग रहे हैं, भाई बंदर ऐसे शक्ल लग रही है, ऐसा कई कई बच्चों को उनमें लग रहा होगा, अलग अलग विचार आ रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैसी जो भी विचार तुम्हारे दिल में आ रहे हैं, अब तुम्हें देख के मुझे मजा आ रहा है, ये तुम्हारी एंटरटेनमेंट है, ठीक है। बट अगर मान लो मुझे खुद कोई एक्टिविटी करके मजा आ रहा है तो वो अम्यूजमेंट है, तो अम्यूजमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो सारा आपके सामने है, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल गया प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स वाला बेनिफिट भी, हेलो भाई साहब, प्रोफेशनल टैक्स वाला बेनिफिट भी डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलता, ऑप्शनल स्कीम वालों को मिलता है। बट ये बिल्कुल सिंपल है, मैं चाहता हूं ये आप बताओ जी, मैं चाहता हूं ये आप मुझे बताओ, प्रोफेशनल टैक्स वाले केस में हमने क्लास में क्या किया था। इट मींस अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया उसका तुम ट्रीटमेंट क्या करोगे बताओ। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया उसका ट्रीटमेंट तुम क्या करोगे। खुशबू मेरे बच्चे, मैंने ये बोला कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अम्यूजमेंट अलाउंस दिया तो फुली टैक्सेबल हमें करना है, वेदर गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है नॉन गवर्नमेंट वाले केस में फुली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट वाले केस में जितना अलाउंस मिला पहले वो तुम जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद फिर माइनस करोगे, माइनस कितना करोगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एक्चुअल 5000 और बेसिक सैलरी का 20%, इनमें से लेस वाला माइनस कर दोगे, बाकी टैक्सेबल कर दोगे, ये मैंने बोला है जी। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब प्रोफेशनल टैक्स वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जितना भी पैसा एम्प्लॉयर से मिलेगा, जो पैसा एम्प्लॉयर से मिलेगा वो तुम ऐड कर दोगे, और जो पैसा एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो सारा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, जो एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सारा ऐड कर दोगे, अगर एम्प्लॉय जमा करवाएगा तो माइनस कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन उसने बोला प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय और उसने बदले में कुछ नहीं बताया एम्प्लॉयर से कितना मिला, तो हम सेम अमाउंट जोड़ के सेम अमाउंट माइनस करेंगे। अगर उसने बोला प्रोफेशनल टैक्स रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और ये नहीं बताया पेड बाय एम्प्लॉय कितना है, सेम जोड़ के सेम माइनस करेंगे, एज्यूम करेंगे सेम पे किया। अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी है प्रोफेशनल टैक्स पेड, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम जोड़ के सेम माइनस करेंगे, एज्यूम करेंगे सेम मिला सेम जमा कराया। तो ये बातें आपको एज्यूम करनी है जब तक दोनों अमाउंट आपको अलग से नहीं दी होंगे।
अगर दोनों के दोनों दिए हुए हैं देन कैलकुलेशन के अंदर फर्क पड़ेगा। अगर किसी एक का दिया है तो सेकंड का हमें एज्यूम करना है सेम, तो सेम जोड़ के सेम माइनस करोगे, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो अब एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता रहा हूं, फिर मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा, तुमने मुझे वो करके दिखाना है, ठीक है? अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब जाके हमारी सेक्शन 16 की डिडक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अच्छा मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं याद है, याद करो मैंने क्लास में ना एक तुम्हें पॉइंट बताया था ग्रेड बेस सैलरी वाला। क्लास में एक पॉइंट आपको मैंने बताया था ग्रेड बेस सैलरी वाला। अब वो ग्रेड बेस सैलरी का मतलब क्या, याद करो। ग्रेड बेस सैलरी का मतलब होता है, मान लो अगर तुम्हें ऐसे वाली सैलरी दी हुई है, अब अगर तुम्हें ये वाली सैलरी दी हुई है तो इस सैलरी को हम क्या बोलते हैं? इस सैलरी को हम बोलते हैं ग्रेड बेस सैलरी। अब इस सैलरी का मतलब क्या, ग्रेड बेस सैलरी का मतलब क्या है कि ये सैलरी आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है। हर साल तुम्हें इतने का इंक्रीमेंट मिलेगा, यहां तक इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर इतने का इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर यहां तक इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर इतने का इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर यहां तक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं जी? इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेड बेस सैलरी। अच्छा अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सारे बच्चे बोल देना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ज्वाइनिंग सैलरी क्या मानेंगे? ऑलवेज 20,000 मानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम यहां से, ठीक है? अब बच्चा कह रहा है यार गाबे, यार ओए गाबे सुन, गाबा सर सुनो, ये क्वेश्चन आएगा कैसे? ये पता कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, वो बोलेंगे आपने ज्वाइनिंग की है 1/4/2018 को और वो 23-24 का क्वेश्चन होगा, तो क्या करोगे? 18 से 24 तक आ जाओगे। कैसे आओगे? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 23-24 में जो भी सैलरी सामने आ रही होगी उसके बेस पे कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है? और अगर वो कई बार अप्रैल में ज्वाइनिंग नहीं देते, तो मान लो उसने बोला 1 अक्टूबर 2019 को है, तो आप क्या करोगे? हेलो भाई साहब, क्या करोगे फिर आप? 1 अक्टूबर 19 से 30 सितंबर 20, फिर ऐसे ही 1 अक्टूबर 20 से 30 सितंबर 21, ऐसे करते करते 23-24 वाले उसमें आ जाओगे। अब प्रॉब्लम यहां पर ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे पूरा एक साल ना एक कैटेगरी में कवर नहीं होगा। जैसे जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अब अगर मान लो 1 अक्टूबर 19 की ज्वाइनिंग है, तो 1 अक्टूबर 19, 20, 21, 22, अब मान लो 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23, फिर 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24। अब सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। अब देखो जी 23-24 निकालना है, तो क्या 23-24 इन दोनों के बीच में आ रहा है? यस। क्या अप्रैल 23 यहां पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने यहाँ आ रहे हैं, 6 महीने यहाँ आ रहे हैं। ये पूरे साल की सैलरी 23-24 की निकल के आ जाएगी, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रेड बेस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो सिंपल सी बात मेरे बच्चे ये निकल के आती है कि अगर मान लो आपकी ग्रेड बेस सैलरी चल रही है, तो इस बेस पे तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखानी है कि पहली बात तो ज्वाइनिंग कहां पर हो रही है, और उसके बेस पे तुम्हें सैलरी निकाल लेनी है कि पर मंथ हमारी सैलरी किस तरह से निकल कर आएगी। तो सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो अच्छा, एक बार अब क्या होता है, कई बार ना हमें ज्वाइनिंग सैलरी दी होती है, जैसे अगर कुछ नहीं कहा तो ज्वाइनिंग मेरी 20 है, बट अगर उसने कह दिया ज्वाइनिंग सैलरी मेरी 30,200 है, तो तुम क्या करोगे? ये वाला ग्रेड खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये 30 और 200, 30-200, तो फिर 30-200, 30-400, 30-600, तो मतलब 30-600 हो गया, 30-800 हो गया, फिर आपका 31,000 हो गया, 31-200 हो गया, 31, मतलब इस तरह से हमारी ग्रेड बेस सैलरी काम करेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ग्रेड बेस सैलरी में अगर हमें ज्वाइनिंग सैलरी हमें दी हुई है, फिर कैलकुलेशन में वहां से स्टार्ट करनी है, और अगर मान लो नहीं दी होगी तो फिर हमें जो भी हमारा ग्रेड होगा फिर कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या उसने ज्वाइनिंग सैलरी दी है नहीं दी है। अगर ज्वाइनिंग सैलरी दी है तो स्टार्टिंग से लेके चलोगे, अगर ज्वाइनिंग सैलरी नहीं दी है, अगर ज्वाइनिंग सैलरी दी है तो ज्वाइनिंग सैलरी से लेके चलोगे, नहीं दी होगी तो फिर आप वहां से स्टार्टिंग से लेके चलोगे, बस ये पर ध्यान दो। सर ये एग्जाम में नहीं आता ना, कैसी बात कर रहे हो भाई? ये एग्जाम में नहीं आता, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेजर जब क्वेश्चन एग्जाम में सैलरी का बनता है तो आजकल वो इसमें से काफी बार वो क्वेश्चन पूछते हैं ग्रेड बेस सैलरी का, तो ये मत सोच लेना एग्जाम में नहीं आता जी, ठीक है जी? चलो अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से जी। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, फटाफट से आपने मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है। जल्दी लिखना स्टार्ट करो, सामने जल्दी लिखो। मान लो मिस्टर वीजी है, मिस्टर वीजी की ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट है उनकी 1
दिसंबर 2000 मान लो 20, और उनका ग्रेड जो सैलरी का है वो है 22,500, 23,200, और ये 25,000, और ये 1,000, और ये 30,000। ठीक है, नहीं ये सैलरी का ग्रेड है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर उसने बोला, अब उसने बोला अदर डिटेल, अदर अदर डिटेल इन द प्रीवियस ईयर 23-24, अदर डिटेल इन द प्रीवियस ईयर 23-24। अब उसने यहाँ पर बोल दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो गया मान लो 1,000 पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई 1,500 रुपये पर एनम, ₹1,000 पर एनम फ्रॉम एम्प्लॉयर। 1,000 रुपये तुम्हें एम्प्लॉयर से मिला है। ठीक है जी, क्लियर है। अब तुम्हें यहाँ पे निकालनी है कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी इन दी फॉलोइंग केसेस, इन दी फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफॉल्ट रिजिम। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शनल रिजिम। लो जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफॉल्ट रिजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शनल रिजिम है। इन दोनों में आपको टैक्सेबल सैलरी निकाल के बतानी है जी। इन दोनों में आपको टैक्सेबल सैलरी निकाल के बतानी है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट और गवर्नमेंट ऑप्शनल, इन दोनों में क्या ट्रीटमेंट होगा जी। जल्दी बताओ फटाफट से जी, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। इन दोनों केस में टैक्सेबल सैलरी का आंसर क्या निकल के आएगा, जल्दी बताओ। बोलो भाई बोलो। बोलो भाई। प्रीवियस है 23-24, प्रीवियस है 23-24, रोशनी प्रीवियस है 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24। तुम तो मेरे को लग रहा है पता नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या मैं कराऊं। जल्दी बताओ, मतलब मेरे को करवाने हैं तो मैं करवा दूंगा, बट उससे तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा करो, कर रहे हो नहीं कर रहे। 2,26,800, रोहित कह रहा है 2,26,800। और बताओ जी।
चलो और ये एक बार देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार चेक करते हैं क्या है। इधर देखो, पहले तो यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है 1/12/20, 1/12/20 है ना। तो भाई 1/12/20, अब 1/12/20 है, 1/12/21, 1/12/22, 1/12/23, ठीक है जी। और ये हो गया 30 नवंबर 21, 30 नवंबर 22, 30 नवंबर 23 और 30 नवंबर फिर आपका आएगा 24, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी आपकी है 22,000 है ना, तो 22,000 यहाँ 22,000 है, फिर यहाँ पे 500, 22,500, फिर यहाँ पे 23,000, फिर यहाँ पे 23,200, यही है ना, 23,200। हाँ ठीक है। फिर हमने 23-24 पूछा है, तो 23-24 तो अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 8 महीने यहाँ पे हो गया। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने यहाँ पे हो गया। तो सैलरी कितनी आ रही है ये? 23,000 मल्टीप्लाई 8 184 और 23,200 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 184, तो सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है आपकी बेसिक सैलरी आ रही है 2,76,800 रुपये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ इसने लिया डिफॉल्ट स्कीम और इसने लिया ऑप्शनल स्कीम, तो सैलरी तो यहाँ पर भी सेम आएगी। उसके बाद इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस हम जोड़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है? 1,000 पर मंथ है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस तुम्हें मिला है 1,000 पर मंथ, तो यहाँ पे आपने 12,000 जोड़ दिया और यहाँ पे भी अपने 12,000 जोड़ दिया। फिर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर से कितना मिला है? 1,000, यहाँ पर भी 1,000 जोड़ दिया। अब यहाँ 2,76,800 प्लस में 12,000 प्लस में 1,000, तो 289,800, 289,800 ये मेरी ग्रोस सैलरी आ गई, ये मेरी ग्रोस सैलरी आ गई। अब इसमें से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब 50,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस होगी और 50,000 पे यहाँ से भी माइनस हो जाएगी। 50,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 50,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 16,2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 16,2 आ गया। 16,2 कौन सा हो गया? एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला। अब ये गवर्नमेंट है और डिफॉल्ट है, गवर्नमेंट है डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वाले केस में तो मिलेगा नहीं, बट गवर्नमेंट है ऑप्शनल है उसमें मिलेगा। उसमें कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 12,000 और दूसरा 5,000 और तीसरा अगर आप चेक करोगे बेसिक सैलरी का 20%, तो बेसिक कितनी है? बेसिक है 2,76,800 का 20% तो बहुत ज्यादा आएगा, यह आएगा 55,360, तो 5,000 आएगा यहाँ, तो 5,000 ये माइनस हो गया जी। फिर 16,3 ये तो मिलेगा नहीं, आप डिफॉल्ट वाले केस में तो मिलेगा नहीं, यहाँ 1,500 माइनस कर दोगे 12,000 होगा। क्या 12,000 होगा भाई? क्या 12,000 होगा? हेलो भाई साहब, क्या 12,000 होगा? 289 माइनस में 50,000, तो 2,39,800 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। और 289,800 माइनस में 50,000 माइनस में 5,000 माइनस में 1,500, तो 2,33,300 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। जिसका ये आंसर है तो बस उसको समझ में आ रहा है, जिसका नहीं आंसर है चेक करो भाई आंसर कैसे आ रहा है। फिर ये चेक करो फटाफट से आंसर कहाँ पे आ रहा है। और कोई दिक्कत परेशानी है पूछ लो, कोई भी दिक्कत परेशानी है साथ साथ मुझसे पूछ लो, क्या दिक्कत आपको आ रही है जल्दी बताओ, क्या दिक्कत आपको आ रही है फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ जी क्या दिक्कत आ रही है। प्रोफेशनल टैक्स 12,000, क्या 12,000? 1,000 पर एनम है, चेक करो नालायक, 1,000 पर एनम है, ठीक है जी। अब जिसका ये आंसर है उसके कॉन्सेप्ट मजबूत चल रहे हैं, जिसका ये पहली बार में आंसर नहीं है मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो कह रहे थे सैलरी आसान है, तो भाई सैलरी आसान में ना सैलरी के प्रोविजन बहुत सारे हैं और तुम कुछ ना कुछ भूल के आ जाओगे, और जब डिफॉल्ट और ऑप्शनल की बात होगी तुम पक्का गलती करके आओगे, ठीक है जी।
सर ये मार्च अप्रैल वाले फाइनेंशियल ईयर में बड़ी दिक्कत होती है, नॉर्मल जैन टू दिसंबर वाले इजी लगते हैं। वो सौरभ यार अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ना बाबू मेरे, ठीक है ना, करना तो पड़ेगा जी। प्रोफेशनल टैक्स, हाँ तो गलती हो गई ना साक्षी। अब इसको अब समझ में आ गया, इसको लॉक कर दूं, अब इसको लॉक कर सकता हूँ, चलो जी। तो अब जाके सेक्शन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन नंबर 16 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ अगला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अब अगला पॉइंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 10। अब अगर सेक्शन नंबर 10 की बात करूंगा ना, तो सेक्शन नंबर 10 में दो कैटेगरी हमें कवर करनी है। सेक्शन नंबर 10 में दो कैटेगरी हमें कवर करनी है, एक तो हमें कवर करने हैं अलाउंसेस और एक हमें कवर करने हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अब जो हमारे अलाउंसेस निकल के आते हैं, अलाउंसेस अलाउंसेस की तीन कैटेगरी हैं, अलाउंसेस की तीन कैटेगरी हैं। एक अलाउंस तो है फुली एग्जम्प्ट, एक अलाउंस होता है पार्शियली एग्जम्प्ट, एक अलाउंस होता है फुली टैक्सेबल। अब फुली एग्जम्प्ट में कौन कौन से अलाउंस आते हैं? नॉर्मली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंस ये फुली एग्जम्प्ट है। मैं दोबारा बोलूंगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंस ये एग्जम्प्ट है। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर्स को मिलने वाला अलाउंस नॉर्मली फुली एग्जम्प्ट होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉइज को जो इंडियन सिटीजन है बाहर सर्विस रेंडर करने पर जो अलाउंस परक्यूजिट दे रही है वो भी एग्जम्प्ट है, बट ये आपके एग्जाम में नॉर्मली किसी काम का है नहीं। मतलब दिमाग में तुम्हें रखना है तो रख सकते हो, बट एग्जाम में नॉर्मली यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इतना बनता ही नहीं है, ना यूएनओ वाला क्वेश्चन बनेगा। तो मेनली क्वेश्चन जो बनेगा वो पार्शली एग्जाम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल के अंदर से बनेगा। अब जो अलाउंस हमारे पार्शली एग्जाम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं? याद करो, दो कैटेगरी निकल के आती हैं। एक तो हमारा आता है यहाँ पे एचआरए और एक हमारा आता है स्पेशल अलाउंस। अब स्पेशल अलाउंस जो होते हैं, स्पेशल अलाउंस टोटल मिला के 13 अलाउंसेस हैं, और 13 अलाउंसेस में दो कैटेगरी निकल के आती है। 6 अलाउंस अलग होते हैं, 7 अलाउंस आपके अलग होते हैं। अब जो आपके 6 अलाउंस अलग होते हैं, सर सैलरी एनुअल है तो 1000 क्यों प्लस किया प्रोफेशनल टैक्स का? मेरे बाबू प्रोफेशनल टैक्स भी एनुअल दिया हुआ है, चेक करो पहले, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पर एनम दिया हुआ है, तो पर एनम में पर एनम ही जोड़ूंगा ना, पर मंथ थोड़ा दिया हुआ है। अगर पर मंथ होता तो फिर जोड़ता, ठीक है जी। अब 6 अलाउंस में क्या होता है? 6 अलाउंस में गवर्नमेंट कहती है अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, ये लेस वाला एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। और इन 7 अलाउंस में गवर्नमेंट क्या बोलती है? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट, नहीं 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 नहीं, यहां पर अमाउंट स्पेंट ही है, यहां पर क्या था याद करो, लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, ये 6 अलाउंस कौन कौन से निकल के आते हैं? यहाँ पे डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग का अलाउंस हो गया, उसके बाद डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, फिर हमारा कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, अकेडमिक अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया। तो डीटीसी में हम और यू, मैं दोबारा बोलूंगा, डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। फिर बोलूंगा डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। फिर बोलूंगा डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। ये 6 अलाउंस आपके निकल के आ रहे हैं जो गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जम्प्ट है, ठीक है। बट अब ये अलाउंस जो है ना, ये ऑप्शनल स्कीम में तो एग्जम्प्ट हैं। कितने एग्जम्प्ट हैं? अमाउंट रिसीव और अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, ये आपके एग्जम्प्ट है ऑप्शनल स्कीम के अंदर, ये 6 के 6। बट अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम में आपका यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, यहाँ पर डेली अलाउंस हो गया और यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस हो गया। ये 3 अलाउंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में भी एग्जम्प्ट हो जाते हैं, और ये 3 अलाउंस ऐसे हैं जो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में टैक्सेबल हो जाते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, ये 3 अलाउंस डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में टैक्सेबल हो जाते हैं पूरे के पूरे, और ये 3 अलाउंस डिफॉल्ट वाले केस में पार्शली एग्जम्प्ट, पार्शली टैक्सेबल है, और ऑप्शनल स्कीम वाले केस में 6 के 6 अलाउंस का बेनिफिट मिलता है। बस ये पर ध्यान दो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये पॉइंट आपको ना दिमाग में घुसाते रहना, रिवीजन का फायदा ही तब है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिवीजन का फायदा ही तब है जब तुम्हारे दिमाग में बातें घुसती रहेंगी, डिफॉल्ट वाले में क्या और ऑप्शनल वाले में क्या, हम साथ साथ डिस्कस करके चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, अब 7 अलाउंस में कौन कौन से निकल के आते हैं? पहला आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगला है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अगला फिर क्या निकल के आता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगला 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 क्या निकल के आता है? अगला आता है
आउट स्टेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनका अलाउंस। फिर अगर आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगला फिर कौन सा आता है जी, अंडरग्राउंड अलाउंस। और कौन सा आता है, और हिल बॉर्डर और रिमोट एरिया अलाउंस। ये आपके मेनली 7 अलाउंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे जी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जी। यस मेघना कर सकते हो, यस मेघा कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब यहाँ पे चेक करो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या था, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल में 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे। अब 2 बच्चे कौन से होते हैं यहाँ पे, सारे फटाफट से बताओ, 2 बच्चे कौन से होते हैं, मोर बेनिफिशियल मतलब जहां पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो 2 बच्चे एग्जम्प्ट है, बाकी सारे के सारे बच्चे टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, नॉर्मल एम्प्लॉय वाले केस में तो फुली टैक्सेबल, हैंडीकैप वाले केस में 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। मैं दोबारा बोलूंगा, हैंडीकैप वाले केस में 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। उसके बाद फिर आउट स्टेशन वाले केस में क्या था, आउट स्टेशन वाले केस में जितना भी अलाउंस मिला 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, इतने की एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। दोबारा बोलूंगा, आउट स्टेशन वाले केस में क्या था, 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, इतने का बेनिफिट मिलेगा, बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया वाले केस में क्या था, 200 रुपए की लिमिट है। अंडरग्राउंड वाले केस में लिमिट कितनी है, 800 रुपए पर मंथ की लिमिट है। और हिल बॉर्डर में 200 रुपए पर मंथ से लेकर 7,000 पर मंथ, ये लिमिट आपकी निकल के आ रही है। सर छोटू का मतलब CHO, भीमा शंकर भाई तुम्हारी तो शॉर्ट फॉर्म ही खतरनाक होती है बड़ी, तुम किसी को मत बताया करो, तुम्हारे चक्कर में मैं कॉपियां नहीं ले पा रहा किसी की। इधर देखो ध्यान से नालायक, अब यहाँ पे एक बार चेक करो फटाफट से आओ जी, तो एक बार मेरे को फटाफट से बोलना, 6 अलाउंस अलग है, 7 अलाउंस अलग है। 6 कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, डेली, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, हेल्पर, अकेडमिक, यूनिफॉर्म। ये 6 अलाउंस में क्या एग्जाम्प्ट है, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का चलो। अब इन 6 अलाउंस में, इन 6 में 3 अलाउंस तो ऐसे हैं जो आपको डिफॉल्ट स्कीम वाले केस के अंदर भी मिल जाएंगे, ऑप्शनल स्कीम में तो 6 के 6 ही मिल जाएंगे, डिफॉल्ट में ये 3 मिलेंगे। और एक ये वाला अलाउंस है, हेलो भाई साहब, ओए सुनो, एक ये वाला अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमारा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिफॉल्ट स्कीम वालों को मिल जाता है ये वाला। ये 4 अलाउंस 13 अलाउंस में ऐसे हैं जो डिफॉल्ट वालों को मिल जाते हैं। अभी सौरभ समझा रहा हूं। ये 4 अलाउंस मैं दोबारा बोलूंगा, ये 4 अलाउंस ऐसे हैं जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी मिल जाते हैं, बाकी इन चारों के अलावा कोई भी अलाउंस दिया होगा डिफॉल्ट स्कीम के अंदर फुली टैक्सेबल है। मैं दोबारा बोलूंगा, इन 4 में से अगर कोई दिया हुआ है, हम एग्जामिशन की बात करेंगे, इन चारों के अलावा अगर हमें कोई दिया हुआ है तो फिर फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा डिफॉल्ट में। और अगर ऑप्शनल की बात करूंगा तो ऑप्शनल वाले केस में 13 के 13 अलाउंस एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, बट सारे नहीं, पार्शली एग्जाम पार्शली टैक्सेबल। और ऐसे मान लो सौरभ ने बोला, कह रहा सर ये समझ नहीं आ रहा, अमाउंट स्पेंट और अमाउंट रिसीव का मतलब क्या है। मेरे बच्चे इसका मतलब ये है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि मान लो डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस रिसीव हुआ 180 पर मंथ, आपने खर्चा कर दिया 120 पर मंथ, तो आप सैलरी में कितना जोड़ोगे, 180 120 लेस क्या हो गया 120, एग्जाम्प्ट हो गया लेस वाला, तो टैक्सेबल कितना हो गया 60 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई 12, 720 रुपए सैलरी में जोड़ देना। भाई सिंपल सी बात है, जो मिला और जो आपने खर्चा किया लेस वाला एग्जाम्प्ट करके बाकी जो बचेगा टैक्सेबल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। सर HAU वाला ये तो फुली टैक्सेबल है। अरे साक्षी, जब मैंने बोला ये 4 अलाउंस डिफॉल्ट स्कीम वाले केस को मिल जाते हैं, बाकी जो भी अलाउंस हैं वो फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होंगे डिफॉल्ट में, और ऑप्शनल वाले केस में 13 के 13 के एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर होती है, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक बार चेक करो, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेल्पर अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस मिला 220 रुपये पर मंथ, खर्चा किया 180, तो 180 वाले केस में क्या होगा, 180 एग्जाम्प्ट है, 40 रुपए टैक्सेबल। अब एक बात बताओ नालायक, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर अमाउंट स्पेंट ज्यादा है,
अगर अमाउंट स्पेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जम्पशन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तुम्हें 220 रुपए दिए मैंने, तुमने 240 रुपए खर्चा कर दिया, लेस कितना आ गया 220, तो जो तुम्हें मिले वो सारा एग्जम्प्ट हो गया ना, टैक्सेबल आया ही नहीं। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि टैक्सेबिलिटी सिर्फ तब आती है अगर अमाउंट स्पेंट कम है। अगर अमाउंट स्पेंट अमाउंट रिसीव से भी ज्यादा हो जाता है उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हॉस्टल में लिमिट दी हुई है जी। अब हॉस्टल में लिमिट क्या दी हुई है, जैसे इधर देखो ध्यान से, हॉस्टल में लिमिट क्या है, मान लो अब 3 बच्चे हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 340 रुपये पर मंथ इसके दिया हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, और 280 रुपये पर मंथ इसके लिए दिया, 280 रुपये, और 360 रुपये पर मंथ इसके लिए दिया। अब 300 की लिमिट है। अब बताओ, पहला बच्चा यहाँ पे 300 की लिमिट यूज हो रही है, इसमें 300 की लिमिट यूज हो रही है, यहाँ नहीं यूज हो रही, तो एक तो ये बच्चा फुली टैक्सेबल है, और इनमें माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो टैक्सेबल है। तो वहां पे लिमिट है, वहां पे अमाउंट स्पेंड ही चेक नहीं करना। यहां पर हमें अमाउंट स्पेंड चेक ही नहीं करना, यहां तो हमें क्या देखना है, अमाउंट रिसीव और लिमिट जो भी लेस है, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे 340 की जगह मान लो 280 मिल रहे हैं, तो ये 280 सारा एग्जम्प्ट हो जाता। भाई सिंपल सी बात निकल कह रही है कि आप देखो ना मैंने क्या बोला, जो मिला और जो लिमिट है उसमें से लेस वाला एग्जम्प्ट है एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है। डन सर, तब तो 7 अलाउंस में क्या करना है, तब तो 7 अलाउंस में भी सेम करना है। क्या सेम, क्यों सेम करना है भाई? 6 अलाउंस में तुम अमाउंट स्पेंड चेक कर रहे हो, 7 में तुम लिमिट चेक कर रहे हो। वहां पे रिसीव्ड और वहां पे रिसीव और स्पेंड विच एवर इज लेस है, यहाँ पे रिसीव और लिमिट विच एवर, दोनों के अंदर फर्क है ना। अगर सेम होता तो फिर 13 के 13 अलाउंस कंबाइन नहीं दिए होते, अलग अलग है दोनों के अंदर, ठीक है। तो दोनों के अंदर अलग अलग निकल के आ रहा है। पहले तो तुम एक आईडी से मैसेज करो, या सौरभ केआर वाली से करो या सौरभ कुमार से करो, और तुम्हें लग रहा है कि मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे पता लग रहा है कि तुम दो आईडी बना के बैठे हो नालायक। सर 6 वाले में, अरे यार रोहित कैसी बात कर रहे हो बेटे, मेरे बच्चे सेक्शन 10 एग्जामिशन का है, विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब अलग है वो, मैं ही मिलाऊंगा तुम्हें आज। जिस स्कूल में भी तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं उस स्कूल की डिग्री विग्री लेके फाड़ फूड़ के खत्म कर चुका हूं। इधर देखो ध्यान से नालायक, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे देखो 6 अलाउंस अलग हो गए, 7 अलाउंस अलग हो गए, ठीक है नहीं। अब 6 अलाउंस वाले केस में क्या, अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, 7 में क्या, अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ना आपका एचआरए और निकल के आता है जी, एक पॉइंट आपका एचआरए और निकल के आता है। अब सुनो ध्यान से, एचआरए का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, एचआरए का मतलब क्या है। अब एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट कंपनसेट किया, उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एचआरए हमें यहाँ पे देखने चाहिए। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर नहीं दे रहा, वो रेंट कंपनसेट कर रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर नहीं दे रहा, एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उसका वो रेंट कंपनसेट कर रहा है। अब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा जितना भी एचआरए मिला पहले वो लिख लो, इसमें से ये माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे यहाँ पे जो भी एग्जम्प्ट आएगा, बैलेंस हम यहाँ पे कर देंगे टैक्सेबल। अब कितना एग्जम्प्ट है एचआरए, मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, इनमें से कम वाला एग्जम्प्ट है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। किन में से कम वाला, पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना भी एक्चुअल एचआरए मिला तो वो, या अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट रेंट पेड, जितना भी आपने रेंट पे किया माइनस में 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा, अगर घर तुम्हारा मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी।
और अगर घर तुम्हारा अदर सिटी में तो 40% ऑफ सैलरी, इनमें से लीस्ट वाला एग्जाम्प्ट है, बाकी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल। मैं दोबारा बोलूंगा, एक्चुअल एच आर ए रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, और अगर मेट्रो सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी, अगर अदर सिटीज में है तो 40% ऑफ सैलरी। ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी मीन्स क्या। तो गवर्नमेंट कहती है सैलरी का मतलब होता है यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस में डीए। जल्दी बोलो, डीए कौन सा लेंगे? रिटायरमेंट वाला। मतलब रिटायरमेंट वाला मतलब उटोए वाला, उटोए वाला मतलब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला। उटोए वाले का मतलब होता है बेसिक पे वाला। याद करो, मैंने कहा था बेसिक पे दिया हो, रिटायरमेंट वाला दिया हो, उटोए के नाम से दिया हो, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है नी। तो यहाँ पे बेसिक प्लस में डीए उटोए प्लस में कमीशन, कमीशन परसेंटेज ऑन दी बेसिस ऑफ टर्नओवर। कमीशन फिक्स वाला नहीं, कमीशन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और वो परसेंटेज वाला कमीशन जो है वो टर्नओवर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, वो कमीशन यहाँ पे लेके चलेंगे। और इनको जोड़ने के बाद जो तुम्हारी सैलरी निकल कर आएगी उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, कल आते ही ध्यान सुनना, कल ऐसा नहीं है मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा आगे नहीं बढ़ूंगा। कल आते ही मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें विद प्रेजेंटेशन, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं, थोड़ी सी तुम्हें फॉर्मेट बता दूंगा कैसे करना है, जिसमें अलाउंस भी मिक्स होंगे, एचआरए मिक्स होगा, वो 13 मिक्स होंगे, एंटरटेनमेंट मिक्स होगा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन होगी, मतलब सब कुछ मिक्स करने के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट एक बार मेरे को ये बताओ फटाफट से, अब बताओ एचआरए वाले केस में क्या बोला मैंने? सर सैलरी में आरएफए के अलावा सब सेम है। नहीं, ग्रेचुटी के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एचआरए वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? एचआरए वाले केस के अंदर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, तो जितना भी एचआरए मिला उसमें से माइनस कर देंगे एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट वाला माइनस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे टैक्सेबल। एग्जम्प्ट कितना करेंगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब पहला एक्चुअल, जितना एक्चुअल मिला, दूसरा में रेंट पेड, रेंट पेड में से क्या माइनस कर दोगे? 10% ऑफ सैलरी। अब इसका लॉजिक ना मैंने आपको रेगुलर बैच में काफी अच्छे से कंप्लीट किया था कि सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है। याद है मैंने क्लास में कुछ एग्जांपल आई थिंक अभिषेक वाला भी लिया था आपको, कि अगर मान लो रेंट, अगर मान लो अभिषेक रेंट पे कर रहा है, उसकी सैलरी के 10% तक है, अगर मान लो उसकी सैलरी के 10% तक है तो गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मान लो 10% से ज्यादा है, अगर 10% से ज्यादा है, उस केस में एग्जम्पशन मिलेगी। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि सेकंड पॉइंट आएगा ही तब अगर रेंट पेड सैलरी के 10% से ज्यादा है, क्योंकि अगर वो 10% तक है तो नीली आएगा ना, रेंट पेड माइनस में 10% सैलरी। अगर 10% ऑफ सैलरी तक ही रेंट पेड है फिर तो नीली आना है। इट मीन अगर रेंट पेड तुम्हारा सैलरी के 10% से ज्यादा है तब सेकंड पॉइंट निकल के आएगा। तीसरा, अगर मेट्रो सिटी में तो 50%, अदर में तो 40%, इनमें से लिस्ट वाला एग्जाम है, बाकी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डीए उटोए प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। अब छोटी सी बात मुझे बताना, मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया और एम्प्लॉय आगे किराया ही पे नहीं कर रहा, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो क्या वो एचआरए एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल है? फुली टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट कब है? अगर तुम रेंट पे करोगे तभी एग्जाम्प्ट है, अगर तुम रेंट पे नहीं करोगे तो एग्जाम्प्ट नहीं है। दूसरा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया, एम्प्लॉय ने किराया पे किया सिर्फ 4 महीने का, एम्प्लॉय ने किराया पे किया सिर्फ 6 महीने का, एम्प्लॉय ने किराया पे किया सिर्फ 10 महीने का, तो कैलकुलेशन हम उतने ही महीने की करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। कैलकुलेशन जो करेंगे हम उतने ही महीने की कैलकुलेशन करेंगे जितने महीने का वो रेंट पे करेगा। ये सारी की सारी बातें आपको दिमाग में लेके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। एचआरए वाले केस में इसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको, हाँ, ये 115 BAC के अंदर भी एग्जम्प्ट करना है क्या हमें? नहीं नहीं, 115 BAC के अंदर नहीं है भाई, 115 BAC के अंदर फुली टैक्सेबल है। 115 BAC के अंदर बस वो 4 अलाउंस जो मैंने तुम्हें बोले हैं ना, 4 अलाउंस, तुम्हें 4 अलाउंस मैंने बताए हैं ना, बस वही एग्जम्प्ट है। बाकी 4 के अलावा जो भी अलाउंस है वो ऑप्शनल स्कीम वाले केस में है। अगर एचआरए मान लो 115 BAC वालों को मिलता है तो फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। ये बेनिफिट ऑप्शनल स्कीम वालों के लिए है, 115 BAC वालों के लिए नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो
यार रोहित कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारी नींद लग जाती है क्या बीच में? इधर देखो, ध्यान जागा करो। ये देखो 3 और 1 4 नहीं हो गए? एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस वहां पर भी तो है 3200 वाला, ठीक है ना? टोटल मिला के ये 4 अलाउंस हैं, ठीक है ना? तो ये 4 आपको डिफॉल्ट वाले को मिलेंगे, बाकी ऑप्शनल वाले को तो सारे ही हैं। अब सुनो, तो आपने यहाँ तक एक बार सारे रिवाइज करके आना है। अगली क्लास में हम रिटायरमेंट बेनिफिट हम पूरे कंप्लीट करेंगे, और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको साथ साथ कराऊंगा। मे बी वो मॉड्यूल का हो गया, मॉड्यूल वाला करवा दूंगा, या सेल्फ ड्राफ्ट करके क्वेश्चन करवा दूंगा। आंसर सही निकलना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सैलरी कंप्यूटेशन में अलाउंस लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं भाई, बिल्कुल लेने हैं। तो फिर अलाउंस हम कर ही क्यों रहे हैं? जब भी तुम्हारी ग्रोथ सैलरी निकालेंगे उसमें सारे जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो हम लेके चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है? चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।